हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में छठा अध्याय है संचार माध्यमों को समझना। और यह अध्याय में पेज नंबर 72 से 76 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 जिसका छठा अध्याय है संचार माध्यमों को समझना। वर्तमान समय में दोस्तों सोशल प्लेटफॉर्म जैसा कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आप भी अपने दोस्तों को कोई मैसेज पास करते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह संचार माध्यम भी काफी पावरफुल है। सोशल मीडिया वर्तमान समय में काफी पावरफुल है और यह संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपको बहुत से क्लू इस अध्याय में मिल सकते हैं। इसीलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। संचार माध्यम और धन। जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि टीवी स्टूडियो में दोस्तों क्यों ज्यादा खर्च होता है, तो इसमें लगातार तकनीकें यानी कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे लगाए जाते हैं या तो समाचार प्रस्तुत करने के तरीकों को भी चेंजेस किया जाता है। तो इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जन संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारा स्टाफ होता है जो प्रसारण में सहायक होता है और इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जन संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। मैंने आपको बताया कि नवीनतम टेक्नोलॉजी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जन संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जन संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जन संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन इत्यादि की एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत करना। दोस्तों कोई भी टीवी चैनल है तो इसमें धन कहां से जुटाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। मान लीजिए कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम क्रिकेट है और आप टेलीविजन पर क्रिकेट देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ही एडवर्टाइजमेंट हर एक ओवर के बाद बार बार दिखाया जाता है। इसके पीछे की वजह है कि एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोडक्ट है उनकी छवि आपके दिमाग में बने। मान लीजिए कि कोई कंपनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया है और आप मोबाइल परचेज करना चाहते हैं, तो आप बाजार में जाकर कौन सा मोबाइल परचेज करेंगे?
जो आपने अभी अभी टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट में देखा था और उनके फीचर्स के बारे में आपको पता है, इसीलिए आपकी डिमांड बनी रहेगी कि आप वही मोबाइल खरीदें जो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। दोस्तों, यदि कोई महिला है वो बाजार में जाती है तो वो भी कौन से प्रोडक्ट के साबुन या शैम्पू खरीदती है जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। होता है ना ऐसा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के बीच पड़ता है। यदि बच्चन साहब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति कंडक्ट कर रहे हैं तो केबीसी में बीच में एडवर्टाइजमेंट में यदि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है तो यह कार्यक्रम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसका लागत आपको यह चैनल को देना पड़ेगा। तो यह 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 1 लाख रुपये तक पड़ता है और वो भी सिर्फ 10 सेकंड के। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। क्या अलग अलग पाठक हो सकते हैं, सभी का रीडिंग करने का तरीका और रुचि अलग अलग हो सकती है। तो यह रुचि के अनुसार दोस्तों छपाई के मैगजीन भी बाजार में अवेलेबल है। संचार माध्यम और लोकतंत्र की बात करें आगे। लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत देश एक लोकतंत्रात्मक देश है और ऐसे देश में यह संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यह संचार माध्यमों के जरिए लोग जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है और सरकार भी वर्तमान में सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रही है। सरकार का एक अलग से फेसबुक पेज होता है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उनकी इंफॉर्मेशन सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। क्या दोस्तों, यदि लोग चाहे तो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च की गई है यह स्कीम अच्छी नहीं है तो लोग अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोग अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। क्या जानकारी संतुलित होनी चाहिए? आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित समाचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। एक ही न्यूज दो अलग अलग न्यूज़पेपर ने कैसे छपे हैं उनकी बात यहाँ की गई है। यहाँ पर लिखा है कि न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। राधिका मलिक द्वारा यह आर्टिकल लिखी हुई है। तो यहाँ है इंडिया डेली की रिपोर्ट, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, डेली न्यूज सर्विस। तो यह दोनों आर्टिकल को हम यहाँ समझते हैं। याद रखना कि समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर हम समझ सकेंगे कि एक ही आर्टिकल को कैसे कैसे प्रस्तुत करते हैं यह न्यूज़पेपर्स। देखो, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। राधिका मलिक न्यूज ऑफ इंडिया से। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया। यानी कि यहाँ राधिका मलिक ने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल में लिखा है इनमें कैसे शब्दों का उपयोग किया गया है वो हमें देखना है। देखो, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर
सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। कौन? कारखाना के मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आगे इंडिया डेली की रिपोर्ट, यानी कि जो आर्टिकल आपके सामने मैंने पढ़ा वही आर्टिकल इंडिया डेली ने किस तरह छपा है। देखो, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, टाइटल में ही चेंज किया गया। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, डेली न्यूज सर्विस। तो यह आर्टिकल हम पढ़ते हैं। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। इमेज में आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहां हमने देखा कि एक ही घटना को किस प्रकार न्यूज़पेपर में अलग अलग दर्शाया गया है और इस घटना के आधार पर 4 एथिक्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं जो यह अध्याय में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपर्युक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है, क्यों? और चौथा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उपर्युक्त दोनों विवरणों से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। यहाँ दोनों न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार से एक ही घटना को दर्शाया गया, लेकिन यदि आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं और संतुलित रूप से आपको यही रिपोर्ट को किस प्रकार न्यूज़पेपर में छापना है, उनका एक आदर्श मॉडल आपको प्रस्तुत करना है। ओके, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, यानी कि आपको एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पर पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना, अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। तो दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। सरकार के पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। यहाँ दोनों प्रेस नोट मैंने आपके सामने पढ़े, इनमें से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जहां पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है।
स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करे, उसे ही कहा जाता है स्वतंत्र संचार माध्यम। क्योंकि कोई भी समाचार उनके छपने पर उन पर असर नहीं करना चाहिए। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखना कि समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। क्या दोस्तों? जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होनी चाहिए। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि संचार माध्यम वर्तमान में भी स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। आपने यह पढ़ा होगा या सुना होगा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 का समय आपातकाल का समय था। उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने मीडिया पर बहुत सारे नियंत्रण लागू किए थे। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। क्या? सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल क्यों रहते हैं? इसके कारण बहुत जटिल है। देखो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। क्या? संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि सरकार का यह संचार माध्यमों पर नियंत्रण नहीं है, फिर भी वो एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी जो बात लोगों के सामने रखनी चाहिए वो नहीं रख सकते। इसके कारण मैंने आपको बताए अभी यह अध्याय अधूरा है। कल वाले वीडियो में इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। और वाकई में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।